सुषमा के दो बच्चे थे, बेटी ईशा और बेटा यश। सुषमा ने कभी अपने बच्चों में अंतर नहीं किया। बेटी ईशा को हमेशा यश के बराबर ही प्यार और सम्मान देकर बड़ा किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और ईशा के बड़े भाई यश की शादी सुनहरे के साथ हो गई। यश की शादी के बाद, भाभी खाने में क्या बनाया है? ईशा, खाने में सरसों का साग बना है। मुझे नहीं खाना ये साग, मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर दो ना। मम्मी आपको पता है ना मैं ये सब नहीं खा पाती हूँ। अरे बेटा सुनहरी, इसके लिए ना तू थोड़े से आलू के पराठे बना दे। ये बचपन से ही साग को देखकर मुंह बनाती है। खाने से पहले घर में कलेश करवाने का कोई फायदा नहीं। ठीक है मम्मी जी। मम्मी शाम को ना इडली सांभर बनाकर खिला दो, कितने दिन हो गए हैं। अरे बेटा, ये रोज रोज इडली सांभर बनाने के लिए मत कहा कर। दुनिया भर की मेहनत लगती है उसमें। सिंपल रोटी सब्जी खाकर नहीं रहा जाता क्या तुझसे? मम्मी बना दो ना प्लीज। अगर आपने नहीं बनाया तो मैं भी आज खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा बाबा, बना दूंगी। एक मिनट चैन से बैठने नहीं देती ये लड़की। अपने मन का कराए बिना चैन नहीं पड़ता इसको। अरे मम्मी जी, शादी से पहले ही लड़कियां ऐसे हक जताकर अपनी पसंद बता पाती है। शादी के बाद तो बस इच्छाएं अपने मन में ही रह जाती है। न मायके में अपने मन का कुछ कर पाती है, न ससुराल में। किसी गलत फहमी में मत रहना भाभी। मैं तो शादी के बाद भी आकर आप लोगों को ऐसे ही सताने वाली हूँ। मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो शादी के बाद अपने मायके को पराया कर दे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने ईशा। मायका कभी पराया नहीं होता। बेटियों को तो हमेशा हक से अपने मायके आना चाहिए। कुछ समय बाद ईशा की भी शादी हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। शादी के बाद, ईशा बेटा, तेरे लिए आम का अचार बनाकर रखा है, ले जाना बेटा। अरे वाह मम्मी, आपको याद था मेरे लिए अचार बनाना। बेटी बस घर से विदा होती है, माँ के दिल से नहीं। माँ कभी अपने बच्चों को भूल सकती है क्या? शादी होने के बाद भी ईशा की माँ सुषमा कभी अचार, कभी पापड़, कभी उसकी पसंद की शॉल, तो कभी सूट देने के बहाने उसे मायके बुलाती रहती। ईशा भी माँ का एक फोन आते ही दौड़कर अपने मायके पहुंच जाती। लेकिन कहते हैं ना, होनी बड़ी बलवान होती है। ईशा की शादी को अभी 1 साल ही बीता था कि दिल का दौरा पड़ने के कारण सुषमा की मौत हो जाती है। शोक सभा में, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई माँ? आपके बिना ये घर मुझे काटने को दौड़ रहा है। आपकी बेटी आपके बिना कैसे रहेगी माँ? तुम्हारे बारे में सोचकर हमें बड़ा दुख हो रहा है बेटा। भाई साहब तो इतने सालों पहले ही हमें छोड़कर चले गए थे और अब जी भी नहीं रही। बेटी के लिए तो उसका मायका माँ से ही होता है। अब जब माँ ही नहीं रही तो कैसा मायका? भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। तुम संभालो अपने आप को। चाची की बात सुनकर ईशा फूट फूट कर रोने लगती है। शादी के बाद ही समझ में आता है कि लड़की के लिए उसका मायका क्या होता है। लेकिन मेरे साथ भगवान इतना निर्दयी क्यों हो गया कि शादी होते ही मेरा मायका मुझसे छीन लिया। अपनी दुख तकलीफ बांटने वाला मेरे पास कोई नहीं बचा। खैर, जाने वाले तो कभी लौट कर नहीं आते। धीरे धीरे ईशा भी माँ के गम को बुलाकर जीवन में आगे बढ़ने लगी थी। 1 साल बाद ईशा की सहेली मीनू कहती है, ईशा, गर्मियों की छुट्टियां आने वाली है। तू आएगी ना छुट्टियों में अपने मायके? सभी सहेलियां मिलेंगी, खूब मजे करेंगे। नहीं यार, तुझे तो पता ही है, अब मेरा मायका बस नाम का ही बचा है। पापा तो सालों पहले ही चले गए थे, बस माँ से ही मेरा मायका था। लेकिन भगवान ने मुझसे मेरी माँ भी छीन ली। मेरा तो मायका ही खत्म हो गया। ऐसा क्यों सोचती है ईशा? तेरे भाई भाभी तो है ना मायके में। माँ के जाने के बाद भाई भाभी से ही मायका होता है। गलत फहमी में है तू। मायका माँ से ही होता है। भाई भाभी आज तक किसी के हुए हैं जिसके हो जाएंगे। भाई भाभी बहन को तभी तक पूछते हैं जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं। माँ बाप के जाने के बाद उन्हें भी पूरी छूट मिल जाती है और फिर बहनें उनकी आंखों में खटकने लगती है। मैं समझ रही हूँ मीनू, तू क्या कहना चाह रही है। बस इसीलिए जब से माँ गई है मैंने मायके जाना ही बंद कर दिया है।
वो कहते हैं ना, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। इससे पहले कि भैया भाभी मुझे देखकर नज़रें चुराएं, मैंने खुद ही मायके जाना बंद कर दिया। अरे क्यों किसी के ऊपर बोझ बनना, उनकी तो अपनी ज़िंदगी है, मैं क्यों उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ जाऊँ। तो क्या आंटी जी के जाने के बाद तेरी भाभी तुझसे पूछती भी नहीं है? ऐसी बात नहीं है यार, मैंने बताया ना, पिछले 2 साल में मैं इक्का दुक्का बार ही मायके गई हूँ। भाभी तो फ़ोन करके कहती रहती हैं, ईशा बहुत दिन हो गए, कब आओगी। लेकिन मैं खूब समझती हूँ, वो सब तो ऊपर के मन से कही बातें हैं। आखिर दुनिया को भी तो दिखाना पड़ता है कि सास के जाने के बाद हम अपनी ननद को कितना मान सम्मान दे रहे हैं। तेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब जो तूने कहा वो तूने अपने मन से ही बना लिया? अरे अगर तेरी भाभी ने आज तक तुझसे कोई गलत बात की ही नहीं तो तू कैसे कह सकती है कि तेरे भाई भाभी तेरा सम्मान नहीं करेंगे? अरे कौन से ज़माने में जी रही है शीला तू? तू क्या चाहती है कि मैं मायके जाकर अपनी बच्ची कुच्ची इज्जत और आत्मसम्मान भी खो दूँ? समझदारी तो इसी में है ना कि मैं वहाँ ना जाकर सबका सम्मान बना रहने दूँ। मन में खटास पड़ी, इससे अच्छा तो यही है कि मैं वहाँ ना जाऊँ। बिल्कुल ठीक किया तूने ईशा। इस शीला को अभी पता नहीं है दुनियादारी किसे कहते हैं। फिर भी अगर शीला को यही लगता है ना कि वो सही है और हम गलत है तो ठीक है। तू ना शीला के कहने से अपने मायके ही चली जा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तेरी जो भाभी तेरे आगे पीछे घुमा करती थी ना, उसके तेवर बदल जाएंगे। सबसे पहले तो तुझे वहां देखकर वो मुंह टेढ़ा कर लेगी और फिर ऐसे दिखाएगी जैसे पता नहीं वो कितनी बिजी है और तू वहां उनका काम बढ़ाने के लिए चली आई है। सहेलियों के उकसाने पर ईशा अपनी भाभी को फ़ोन करती है। भाभी आप बार बार पूछती हो ना मैं घर कब आऊँगी, तो ठीक है, मैंने सोचा इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं घर आ जाती हूँ। अरे वाह ईशा, ये तो बहुत खुशी की बात है। जब से मम्मी जी गई है तुम तो जैसे हमें भूल ही गई हो। तुम ज़रूर आओ, और हाँ, पूरे 1 सप्ताह के लिए आना होगा, ऐसे नहीं कि 2 दिन के लिए आई और वापस लौट गई। अरे जैसा मीनू ने कहा था वैसा तो कुछ भी नहीं कहा भाभी ने, बल्कि भाभी तो बड़ी खुश हो रही है मेरे आने की खबर सुनकर। खैर असलियत तो तभी मालूम पड़ेगी जब मैं घर पहुंचूंगी। अब ठीक है भाभी, जल्दी मिलते हैं। बच्चों की छुट्टी होने के बाद ईशा पूरी तैयारी के साथ मायके पहुंच जाती है। ईशा को देखते ही भाभी उसके गले लगकर रोने लगती है। मम्मी जी क्या चली गई? तुम तो हमें भूल ही गई कि तुम्हारे भाई भाभी भी इस घर में रहते हैं। ऐसी क्या गलती हो गई हमसे कि तुम इस घर का रास्ता ही भूल गई? मम्मी जी के जाने के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ ईशा। ये सोचकर ही कभी अपनी भाभी से मिलने आ जाया करो कि माँ के जाने के बाद मेरा जीवन कितना सूना हो गया है। एक वो समय था जब हमारे घर में हर समय चहल पहल रहती थी, और एक ये समय है, एक दूसरे को देखे कितना समय बीत जाता है। पहले तुम्हारी शादी हो गई और फिर मम्मी जी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। भाभी की बातें सुनकर ईशा का मन भी भीगने लगा था। तभी उसे सहेलियों की बातें याद आती है। अगर आपने सच में मुझे इतना याद किया होता भाभी, तो कभी आप भी तो मुझसे मिलने के लिए आ सकती थी। ये तो मुंह देखी बात हो गई कि कोई सामने पड़ जाए तो टोक लो और बाद में उसका नाम भी ना लो। इतनी कड़वाहट क्यों भर रखी है आपने मन में? मम्मी जी के जाने के बाद मुझ पर जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। ऑफिस के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी अब मुझ पर आ गई, इसलिए कहीं निकलना ही नहीं हो पाता। खैर तुम बैठो, मैं चाय नाश्ता लगाती हूँ। अब तो तुम पूरे 1 सप्ताह के लिए आई हो। हम ननद भाभी खूब गप्पे लगाएंगे, बातें करने के लिए बहुत समय मिलेगा। आओ पहले थकान उतार लो अपनी, फिर आराम से बातें होंगी। मुझे भाभी की बातों में सच्चाई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि सचमुच भाभी दिल से चाहती थी कि मैं उनसे मिलने आऊं। कहीं मैं भाभी के बारे में गलत तो नहीं सोच रही? ईशा पूरे 1 सप्ताह के लिए अपने मायके आई थी। इस 1 सप्ताह में उसे एक बार भी ऐसा नहीं लगा जैसे भाभी उसे इग्नोर कर रही हो। भाभी खाने के लिए हर रोज उसकी पसंद का कुछ न कुछ बनाती। एक दिन, अरे भाभी अभी तो 5 ही बजे हैं, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गई। हाँ ईशा, आज मैंने शॉर्ट लीव ली है। तुम 2 दिन बाद चली जाओगी, फिर कहाँ तुम्हारे साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। मैंने सोचा आज जल्दी घर पहुँच जाती हूँ, हम दोनों आराम से चाय पीते हुए बातें करेंगे। ठीक कह रही हो भाभी, अब तो साथ बैठकर बातें किए हुए भी महीनों बीत जाते हैं। जिंदगी कितनी बदल गई ना।
दोनों ननद भाभी एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताती हैं और ढेरों बातें करती हैं। अच्छा बताओ आज क्या खाओगी? कुछ भी बना लो भाभी, क्या फ़र्क पड़ता है। अरे बताओ ना, फर्क क्यों नहीं पड़ता? बिल्कुल फर्क पड़ता है। अच्छा तुम्हारी पसंद की इडली सांभर बना दूं? क्या भाभी, इडली सांभर उसे बनाने में बहुत समय लगता है, रहने दो, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती। अच्छा जी, अब तुम्हारे लिए इडली सांभर बनाने में मुझे थकान होने लगी है? भूल गई जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो तुम हर चौथे दिन सांभर खाने की जिद पकड़ लेती थी। मैं चाहे जितना न नुकुर करूं, तुम अपनी जिद मनवा कर ही छोड़ती थी और मम्मी जी भी तुम्हारी साइड लेती थी। याद है भाभी, सब याद है। तब की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। तब तो मैं अपनी बात मनवाने के लिए लड़ जाती थी, लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो सकता। ईशा, बेटियां लड़ती झगड़ती हंसती मुस्कुराती ही अच्छी लगती हैं। जब वो चुप हो जाती है ना तो उनकी चुप्पी बड़ी दुखती है, पूरा घर सूना कर जाती है। भाभी की बात सुनकर ईशा वहां से उठकर दूसरे कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे एक सप्ताह का समय बीत गया था और ईशा अपने ससुराल लौट आई थी। मुझे लगता है मैंने भैया भाभी के बारे में कुछ ज़्यादा ही गलत सोच लिया। बिना सोचे समझे मैंने पता नहीं क्या क्या कहानी बना ली, जबकि भाभी ने तो मेरा इतना ख्याल रखा कि सच बताऊं तो इतना ख्याल माँ भी नहीं रख सकती थी। माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी भाभी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी माँ की तरह मुझे लाड प्यार देने में। बस फंस गई ना तू भाभी की चिकनी चुपड़ी बातों में। अरे बहुत सीधी है तू, और तेरी भाभी तेरे इसी सीधेपन का फायदा उठा रही है। मैं कुछ समझी नहीं यार, भाभी ने मेरे साथ ऐसी क्या चालाकी की जो मैं नहीं समझ पाई। अच्छा तू ये बता, अंकल आंटी के पास लगभग कितनी प्रॉपर्टी थी? इस घर के अलावा गांव में थोड़ी ज़मीन है, पापा की दुकान है जिसे भैया चला रहे हैं। तू इतनी प्रॉपर्टी को थोड़ा समझ रही है क्या? सब मिलाकर करोड़ों की संपत्ति थी आंटी के पास। तुझे पता है आंटी के जाने के बाद कानूनन इस प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार हुआ? किस? सरकारी कानून देखा जाए तो उस करोड़ों की प्रॉपर्टी के आधी हिस्सेदार तू भी है। वो घर उतना ही तेरा है जितना तेरे भाई भाभी का। लेकिन तू बता, साल में आखिर कितने दिन तू उस मकान में रहने के लिए जाती है? नहीं जाती ना। बस यही कारण है कि तेरी भाभी के मुंह से तुझे देखकर फूल झड़ रहे थे, वरना आज के जमाने में भाभी ननद से सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है। और तू कह रही है कि तेरी भाभी ने तुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मतलब क्या है तेरा, साफ साफ बताना। अरे मेरी भोली भाली ईशा रानी, तेरी भाभी को पता है कि उस करोड़ों की प्रॉपर्टी पर आधी हिस्सेदारी तेरी भी है, और अगर तूने अपना हिस्सा मांग लिया तो उनके हाथ से करोड़ों का माल निकल जाएगा। बस इसीलिए भाभी तेरी आओ भगत कर रही है, ताकि तू उनसे खुश रहे और प्रॉपर्टी लेने का ख्याल कभी तेरे मन में ना आए। इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अगर भाभी वाकई प्यार का दिखावा कर रही है तो ऐसा क्या किया जाए कि उनकी सच्चाई सबके सामने खुल जाए। एक आइडिया है, तू ना अपने भाई भाभी को फोन करके कह दे कि तुम्हें भी प्रॉपर्टी में अपना हक चाहिए। फिर तुम देखना कैसे तुम्हारे भैया भाभी अपनी अच्छाई की चादर को उतार फेंकते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। तेरी भाभी को लग रहा था सांभर खिला देने से अगर करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल रही है तो ऐसे सांभर खिलाने में प्रॉब्लम ही क्या है? हाँ तो ठीक कह रही है। अच्छा मैं कल ही ना भैया से बात करती हूँ। अगले दिन ईशा अपने भाई यश को फोन लगाती है। भैया मैंने सोचा है कि मैं भी मम्मी पापा की प्रॉपर्टी से अपना आधा हिस्सा लूंगी, इसलिए आप इस मकान को बेच दो, जो भी पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। बहन की बात सुनकर भाई यश कुछ भी कहे बिना फोन काट देता है। देखो तो कैसे प्रॉपर्टी की बंटवारे की बात सुनकर भैया को सांप सूंघ गया। अब मुझे समझ में आया मीनू जो कह रही थी एकदम सच था। 2-3 दिन बाद अचानक भैया और भाभी ईशा के ससुराल पहुंच जाते हैं। भैया भाभी को अपने दरवाजे पर देख ईशा के मन में तरह तरह के विचार दस्तक देने लगते हैं। पक्का झगड़ने आए होंगे, मुझे पता है आकर यही बोलेंगे कि हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, आज से हमारा और तेरा रिश्ता खत्म। मैं कौन सा इन लोगों के साथ रिश्ता रखने के लिए मरी जा रही हूँ। ईशा, तुम्हारे भैया ने बताया कि तुम चाहती हो कि उस घर के 2 बराबर बराबर हिस्से हों, ताकि तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिल सके। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी ईशा। क्या तुम्हारे मन में यही सब चल रहा था
इसीलिए तुमने मायके आना छोड़ दिया? देखो ईशा, वो मकान मम्मी पापा का है तो कानूनन उस घर पर तुम्हारा 50% का हक है। मुझे सच में इस बात से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे हिस्से का पैसा देने के लिए हमें पहले इस कोठी को बेचना होगा। देखो, मुझे गलत मत समझना ईशा, ये मकान माँ बाबूजी की आखिरी निशानी है, इसलिए हम नहीं चाहते कि ये मकान कभी भी बिके। बात के घुमाने से कोई फायदा नहीं है भाभी, मैं तो पहले ही जानती थी आप लोगों के मन में क्या है। तुम कुछ नहीं जानती ईशा, मैं नहीं जानती इतनी कड़वाहट तुम्हारे मन में कब और क्यों आ गई। हम तो बस ये कहना चाहते थे कि माँ बाबूजी की आखिरी निशानी को बेचकर हम उनकी आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए ये मकान पूरा तुम्हारे नाम कर दिया है, आधा नहीं। आज से ये पूरा घर तुम्हारा ही है। बस इतना वादा करो कभी इस घर को किसी को बेचोगे नहीं। क्या फर्क पड़ता है इस घर में हम रहे या तुम, बस इसका अच्छे से ख्याल रखना। ये लो प्रॉपर्टी के कागज, और हाँ, मिलने आती रहना। अब तो तुम्हारी नाराजगी भी दूर हो गई ना। भाभी और भैया की बात सुनकर ईशा को जोर का झटका लगता है और कुछ देर के लिए वो बिल्कुल सन्न रह जाती है। रुक जाओ भैया, अगर ये कागज यहाँ छोड़ जाओगे तो आप कहाँ रहोगे? वो सब तू छोड़, कुछ न कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। अब और कितना ही शर्मिंदा करोगे आप मुझे? मुझसे गलती हो गई भाभी, जो मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा। आपने तो भाभी होकर भी माँ से बढ़कर मुझे प्यार दिया, और मैं न जाने आपके प्यार को क्यों नकारती रही। लोग कहते हैं माँ से ही मायका होता है, लेकिन आज मैं कहती हूँ माँ से नहीं, भाई भाभी से मायका होता है। और जिसके पास आपके जैसी भाभी हो, उसे माँ की कमी कभी महसूस हो ही नहीं सकती। इतना कहकर रोते हुए ईशा अपनी भाभी के गले लग जाती है। भाभी भी बड़प्पन दिखाकर झट से ईशा को माफ कर देती है, और फिर गलत फहमियों की ये दीवार कभी भी उनके मन में पनप नहीं पाती। ये कहानी शुरू होती है कृष्ण जी के मंदिर से, जहाँ हर रोज शोभा भोग लेकर जाती थी। भोग लगाने के बाद शोभा पंडित जी से बात करने लगी। कितने महीनों से कह रही हूँ मैं आपसे पंडित जी, अब मेहुल के लिए एक लड़की ढूंढ दीजिए ना। हाँ शोभा जी, वैसे कैसी लड़की चाहिए आपको? मुझे तो एकदम संस्कारी बहू चाहिए पंडित जी, जो मेरी रसोई संभाले जैसे हमने संभाल ली थी। आप फिक्र मत कीजिए, 1-2 जगह बात की है मैंने। आप मेहुल की तस्वीर मेरे पास छोड़ती जाइए तो मुझे याद रहेगा, वरना काम में तो मैं खुद को ही भूल जाता हूँ। बाकी भगवान से प्रार्थना करते रहिए, जिस दिन उन्होंने हाथ रख दिया उस दिन बहू आपके घर पहुँच जाएगी। और शोभा अपने बेटे की फोटो पंडित जी को देकर लौट जाती है। कुछ देर बाद मेनका अपनी बेटी के साथ मंदिर पहुंचती है। तू ही जाने परमात्मा, क्या लिखा है तूने मेरी बेटी की किस्मत में। सर्वगुण संपन्न है, रसोई का काम हो या बाहर का, सब कुछ एक नंबर। फिर भी लड़का नहीं मिल रहा है इसके लिए। इसका भाग्य बदल दे परमात्मा। जरा धीरे बोलो ना मम्मी, लोग देख रहे हैं। अरे देखने दे लोगों को, मैं अपने परमात्मा से अपना दुखड़ा भी ना रोऊं। ये मंदिर है, कोई 5 स्टार होटल नहीं जो धीरे बोलने को बोला जाए मुझे। और तू भी हाथ जोड़कर विनती कर भगवान से, क्योंकि तेरे पापा से तो मुझे कोई उम्मीद रह नहीं गई। पंडित जी सारी बातें सुन रहे थे, तभी उनकी नजर वहीं पड़े मेहुल की तस्वीर पर पड़ती है और उन्हें शोभा की बात याद आ जाती है। बिना देरी किए पंडित जी मेनका को मेहुल की तस्वीर दिखाते हुए रिश्ते की बात कर देते हैं। हाँ हाँ पंडित जी, हम मिल लेते हैं लड़के के परिवार से। कब मिलना है बता दीजिए। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं शोभा जी से बात करके मिलने की तारीख और जगह पक्की करके आपको बताता हूँ। और कुछ इस तरह रुचि का परिवार पहुंचता है मेहुल के घर। देखिए मेनका जी, खूबसूरत तो आपकी बेटी है, खूबसूरती में तो कोई भी रुचि को नहीं काट सकता, पर सिर्फ खूबसूरत चेहरे से घर संसार तो नहीं चलता ना। अगर पति की थाली में 2 रोटियां ही नहीं परोसोगी तो सुंदर चेहरा पति कब तक निहार लेगा, और हम भी कब तक बहू को निठल्ला बैठा कर रख पाएंगे। यही सब तो आगे जाकर झगड़ा झंझट का कारण बनता है। इसलिए मैं साफ साफ कहती हूँ, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी रसोई देखे। इस बात की तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है बहन जी। मेरी रुचि तो हमेशा से ही घर संभालना चाहती थी,
इसने भले ही ग्रेजुएशन की है, पर उस वक्त भी पढ़ाई के साथ ये मेरी रसोई संभालती थी, तो काम चोरी तो रुचि कभी नहीं करेगी। और रुचि को पता है कि उसकी माँ इन मामलों में कितनी स्ट्रिक्ट है। मैं ऐसी माँ नहीं बहन जी कि बेटी लड़ाई करके वापस मैके में क्या आकर बैठ गई और मैं बैठने दूँ, बिल्कुल नहीं। अगर शादी हो गई है तो ससुराल में झगड़े झंझट तो होंगे और वो सब सहना ही होगा इसे। अच्छा बेटा बताओ, जैसे आजकल की लड़कियां शादी के बाद बाहर काम करना चाहती है, तुम्हारा भी कोई ऐसा शौक है? नहीं अंकल जी, मैं तो शुरू से ही घर संभालना चाहती थी, पर हाँ, लाइफ में अगर कभी मेरे होने वाले पति को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसकी मदद करने के लिए बाहर का काम भी कर लूँगी। एक लड़की ही तो होती है आंटी जी जो घर गृहस्थी के साथ बच्चे संभाल लेती है, सास ससुर को संभाल लेती है और एक मर्द की तरह ऑफिस के काम भी कर लेती है। रुचि की बातें सुनकर शोभा इम्प्रेस हो जाती है और उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार भी, और ये रिश्ता पक्का हो जाता है। बहू बनकर रुचि शोभा के घर आ जाती है। गृह प्रवेश के वक्त शोभा आरती की थाली लेकर अपनी बहू की आरती करने आती है। ये क्या कर रही है मम्मी जी आप? बहू हूं मैं, पद छोटा है मेरा, तो आरती तो मुझे आपकी करनी चाहिए। अरे वाह शोभा, क्या बहू लेकर आई है तू? मुंह खोलते ही मिश्री बरसता है बहू के। और इसी मिश्र में सास ससुर लपेटे जाते हैं सुमन। वैसे बात तो तू ठीक कह रही है बहू, मैं नहीं तो तेरी ननद तेरी और मेहुल की आरती कर देगी, तब तो चलेगा ना। प्रिया अपने भाई भाभी की आरती करती है। धीरे धीरे आए हुए मेहमान लौटने लगते हैं। रात के 10 बजे सभी को भूख लगती है। बड़ी तेज भूख लग रही है मम्मी, और ये 5 दिन से हलवाई के हाथ का तेल मसाले वाला खाना खा के अब खाने का जी भी नहीं कर रहा है, वरना बाहर से ही ऑर्डर कर लेता। बात तो मेहुल ठीक कह रहा है शोभा, मेरे भी पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं, जी करता है कोई सादा सा खाना बनाकर खिला दे। ये सुनते ही शोभा अपनी बहू की तरफ देखती है। अगर कामकाजी होगी तो रसोई में जाने के पहले सोचेगी नहीं। मुझे पता है मम्मी जी क्या सोच रही हैं आप। आपके मन का शक दूर कर अपनी अच्छी इमेज तो मैं बना कर रहूंगी। अब खिचड़ी बना दूं पापा जी, हल्की भी रहेगी और सबकी भूख भी मिट जाएगी। क्यों मम्मी जी? पर तू शायद भूल गई बहू कि खिचड़ी दरिद्र भोजन में आती है। घर की नई बहू है तू, अभी तेरी पहली रसोई भी नहीं हुई, आते ही तू खिचड़ी बनाएगी, ये तो कोई सगुण नहीं हुआ। अगर बनाना ही है तो दाल चावल और भिंडी बना दे। ये भी ठीक है मम्मी जी, अभी बना देती हूँ। और बिना देरी किए रुचि इतने भारी लहंगे में रसोई में जाकर दाल चावल चढ़ा भी देती है। सभी पेट भर खाना खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह बहू की मुंह दिखाई के लिए मेहमान आने शुरू हो जाते हैं, पर उन्हें कहीं भी रुचि बहू सजी धजी घूंघट में बैठी दिख नहीं रही थी। दिखती भी कैसे, रुचि तो मेहमानों की खातिरदारी के लिए रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। बाप रे बाप शोभा, इतनी अच्छी बहू आ गई तेरी। यहाँ तो मेहंदी उतरी नहीं। मम्मी जी रसोई में कैसे जाऊं? अभी तो 15 दिन हुए हैं मम्मी जी, अभी तो चूड़ा भी नहीं उतरा। कोई ना कोई बहाना करके लड़कियां 1 महीना तो ऐसे ही बिना काम किए निकाल देती हैं। और तेरी बहू को देख, आते ही रसोई संभाल ली। यही तो गलती है तुम लोगों की। शुरू शुरू में ये बहुएं सबके सामने अच्छी इमेज बनाती हैं, ताकि जब वो अपना रूप बदले तब अड़ोसी पड़ोसी सास बहू को गलत समझे। रुचि सभी को नाश्ता परोसती है। सभी उसकी मुंह दिखाई तो ऐसे ही कर लेते हैं। आई थी तेरी मुंह दिखाई करने, तेरी पहली रसोई भी खाकर जा रही हूँ। पहली रसोई तो पिछली रात ही कर दी थी मैंने आंटी जी। वो कहना सभी को भूख लग रही थी तो मैंने खाना बना दिया। वाह वाह बहू, जीती रहे। रुचि पूरे मन से रसोई का काम करती है और सभी के लिए अलग अलग तरह का खाना भी बनाती है। पर कहते हैं ना, शक से बुरी चीज तो हो ही नहीं सकती। एक रोज खाने के टेबल पर, खाना कैसा बनाया पापा जी? ये पालक की दाल मैंने आपके लिए स्पेशल बनाई है, और मेहुल जी आपके लिए पनीर की सब्जी। मेरा ध्यान तो इस पालक की दाल पर ही है बहू। इतना अच्छा खाना तेरी सास भी नहीं बनाती। मांग, क्या चाहिए बहू? वो मांग लेगी जी, उसी का घर है।
अपनी ननद के लिए कुछ नहीं बनाया बहू तूने? बनाया है ना मम्मी जी, कचुम्बर पापड़। तो लेकर कहाँ आई तू? जा लेकर आ। रुचि जैसे ही किचन में जाती है, शोभा सुरेश से कहती है, ऐसा क्या कर दिया बहू ने? सर पर चढ़ाना चाह रहे हो क्या उसे? हमने भी अपने वक्त में बहुत काम किया है। उसे काम में उलझा कर रखो और उसकी ना इतनी तारीफ मत करो, वरना खुद को मालकिन और हमें नौकर समझने लगेगी। रुचि किचन से अपनी ननद के लिए कुचुम्बर पापड़ लेकर आती है, जिसे खाते ही प्रिया कहती है, नॉट सो गुड भाभी, नेक्स्ट टाइम ना इसमें प्याज भी डालना। मैं बोलकर तुम्हारा मन तो खराब नहीं करना चाह रहा था रुचि, पर पनीर में ना ज़रा नमक ज़्यादा हो गया है, तो अगली बार ना ध्यान से। क्या सच में? बहुत टेस्ट करके बनाया था मैंने। अच्छा, मैं ना अगली बार से ध्यान रखूंगी। और अब से शोभा 24/7 अपनी बहू को काम में ही लगाए रखने के रास्ते सोच रही थी। हाय मेरी प्यारी रसोई, साफ सुथरी होने के बाद भी कितनी प्यारी लगती है। सभी का नाश्ता हो गया, दोपहर के लिए दाल चावल भिगो दिए, सब्जी भी काट कर रख दी। अब बस सब्जी छोंकनी बाकी है, जो 2 मिनट की बात है। अभी पूरे 3 घंटे हाथ में है, तो आराम से जाकर टीवी देखती हूँ। बेचारी रुचि जैसे ही हॉल में आकर टीवी चालू करती है, उसकी सास उसे टोकती है, ये देख बहू, कैसी चपाती बनाई थी तूने। बेचारा मेरा मेहुल आज टिफिन ही छोड़कर चला गया। क्या मेहुल बिना टिफिन लिए ऑफिस चले गए? मैं अभी जाकर उनके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ और उनके ऑफिस पहुंचा कर आती हूँ। रुचि मेहुल को टिफिन पहुंचाकर अपने घर आती है कि शोभा कहती है, अरे बहू, वो क्या है ना, आज दुकान में बहुत ग्राहकी है, तो तेरे पापा जी आज खाने पर घर नहीं आ पाएंगे, तो जरा उनको खाना पहुंचाएगी तू? ठीक है मम्मी जी, मैं सब्जी छोंक कर आपको खाना परोस देती हूँ, फिर पापा जी के लिए खाना ले जाऊंगी। रुचि अपनी सास को खाना परोसने के बाद अपने ससुर जी को टिफिन पहुंचाने चली जाती है। पीछे से शोभा अपनी बहन रेणुका को फोन लगाती है, जितना हो सके उतना ज्यादा काम करवा रही हूँ मैं अपनी बहू से, पर ये तो अभी तक नहीं फटी। लगता है सब ठीक है। तो फिर नहीं समझी, इतना अच्छा कोई होता है क्या? तेरी बहू पेट के रास्ते सभी के दिल में जगह बनाना चाह रही है। लोगों के दिल में जगह होती ही कितनी है। अगर वो घर वालों के दिल में अपनी जगह बना लेगी तो किसकी जगह गायब होगी? तेरी ना। और शोभा अपनी बहन से इन्फ्लुएंस होकर रुचि के साथ अपनी शक्ति बढ़ाती जाती है। 7 बजे हल्का नाश्ता, 10 बजे प्रॉपर नाश्ता, 11 बजे पति को टिफिन पहुंचाना, दोपहर के 1 बजे सभी के लिए दोपहर का लंच बनाना, ननद के लिए उसकी पसंद के स्नैक्स अलग, शाम को अलग से नाश्ता और रात का खाना तो बनाना ही है। इस सब से अब रुचि परेशान होने लगती है। मुझे पता है मम्मी जी ये सब क्यों कर रही है, ताकि मैं रसोई पूरी तरह छोड़ दूं। और जैसे ही बहू ने रसोई छोड़ी, उसके बाद घर में उसकी कदर रह भी नहीं जाती। मम्मी को फोन करने से फायदा नहीं है, क्योंकि वो नहीं सुनने वाली। अब तो जो करना है मुझे ही करना होगा। और अगली सुबह सभी के सामने प्रस्तुत होती है कमला। वो क्या है ना मम्मी जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं डॉक्टर से मिलकर आई तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कोई गुड न्यूज़ हो, और अगर गुड न्यूज़ बरकरार रखनी है तो उसके लिए मुझे ज़रा रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो मैंने ना कमला को बुला लिया, अब से रसोई यही संभालेगी। ठीक है ना पापा जी? हाँ हाँ बहू, तू आराम कर। आप फिक्र क्यों करती है दीदी, कमला है ना, कटोरी से परोस दूंगी। और कमला रसोई में जाकर सभी के लिए नाश्ता बनाकर लाती है। ये क्या है कमला, इतनी छोटी रोटियां? ये रोटी है? मुझे तो लगा ये इडली है। नहीं नहीं बेटा, ये रोटी ही है ना शोभा जी? रोटी छोड़िए, सब्जी देखिए आप, ये 1/4 आलू और इतनी सी ग्रेवी, इससे क्या खाया जाएगा? इससे तो ये रोटियां ही खाई जा सकती है मम्मी। सभी अपनी प्लेट की 2-2 रोटियां खा लेते हैं। कमला, एक रोटी लाना। रसोई में आकर ले लीजिए भैया, कमला कुक है, मेड नहीं, कटोरी से परोस दूंगी। और किसे कितनी रोटी चाहिए अभी बता दीजिए, मैं बार बार आटा नहीं लगाती रहूंगी। बाप रे बाप, इसके तो अपनी ही नखरे हैं। इसकी 4 रोटी के बराबर बहू 1 रोटी बना देती थी। सभी नाश्ता करने के बाद अपने अपने काम पर निकलने लगते हैं।
सुबह वाली सब्जी, 2 फुल्की और खीर डाल दी है टिफिन में, कटोरी से परोस दूंगी। खीर भी? क्या बात है। देखा बहू कमला की मेहनत को, तू तो कभी खीर नहीं बनाती थी। इसीलिए तो कमला दीदी को बुला दिया है मम्मी जी, इनसे मैं भी सीख लूंगी। दोपहर के खाने के वक्त कमला एक कटोरी से नापकर प्रिया, शोभा और रुचि के प्लेट में चावल परोसती है। 1 कटोरी चावल और जरा सी दाल और खीर। खीर मत भूलिए आप, वो तो कमला ने स्पेशली बनाई थी। अपने काम की शुरुआत कमला हमेशा मीठा बनाकर करती है, कटोरी से परोस दूंगी। चखिए तो आंटी जी। शोभा जैसे ही 1 चम्मच से खीर अपने मुंह में रखती है, उसे लगता है किसी ने सफेद पानी में उबले चावल मिलाकर उसके मुंह पर रख दिए हो। इसे निगल लूं या उगल दूं, दोनों तरफ से फंसूंगी। इतनी बेस्वाद खीर है भगवान। छी, रुचि ने तो कभी ऐसा खराब खाना नहीं बनाया। खीर से डाइवर्ट होकर शोभा दाल चावल खाने लगती है। चावल बड़े स्वादिष्ट है, रसोई से और लेकर आती हूँ। शोभा रसोई में चावल लेने जाती है, जहां वो देखती है कि पतीला तो खाली है और वहीं जमीन पर बैठकर कमला चावल खा रही है। क्या हुआ आंटी जी? मैंने तो बोला ही था ना, हिसाब पहले ही बता दिया करो। मैंने देखकर 4 कटोरी चावल बनाए थे, 3 आप लोगों के, 1 कटोरी मेरे। एक्स्ट्रा काम कमला नहीं करती, कटोरी से परोस दूंगी। शाम को चाय तो देगी कि वो भी नहीं देगी? चाय देगी ना, पर साथ में ना नाश्ता मत मांगिएगा आंटी जी। और हाँ, ये चावल हफ्ते के 7 दिन नहीं बनेंगे, बस हफ्ते के 3 दिन, बाकी के दिन रोटी खानी पड़ेगी। शोभा बाहर आकर रुचि से कहती है, ये कैसी काम वाली लेकर आई है बहू तू, इतने नखरे हैं इसके। इससे अच्छा मैं दूसरी काम वाली ढूंढ लूंगी। हाँ मम्मी जी, यही अच्छा रहेगा। शोभा अपनी पड़ोसन सुमन के घर जाती है और उससे खाना बनाने वाली का नंबर मांगती है। क्यों, तेरी काम वाली 3 दिन चावल बना रही है? अरे वाह, उसे मेरे घर भेज दे। मैंने जो खाना बनाने वाली रखी थी ना, वो तो 15 दिन में सिर्फ 1 बार चावल बनाने को राजी थी और उसकी भी ना 20,000 रुपये लेती थी। अरे तो अपनी बहू से बोलना काम करने के लिए। मेरी बहू तो गई ना। अपने मायके गई है? कितने दिनों के लिए? हमेशा के लिए। उसके पीछे से खाने वाली रखी तो उसके भी नखरे थे। अब तो खुद खाना बनाती हूँ। सुशील के लिए कोई लड़की नजर में हो तो बताना शोभा, दूसरी शादी कर दूंगी लड़की की। सुमन के घर से शोभा गौरी के घर पहुंचती है। बहू जरा चाय लाना, आंटी आई है। एक आंटी है जो अपने घर चाय ना पीकर दूसरों के घर चाय पीने आ जाती है ताकि उनकी बहू पर काम का प्रेशर ना आए। और एक आप हो। शोभा शर्मिंदा होकर गौरी के घर से बाहर आती है। ये क्या होता जा रहा है आजकल की लड़कियों को। शोभा वापस अपने घर के लिए आगे बढ़ रही थी कि उसके फोन पर फिर से उसकी बहन रेणुका का कॉल आता है। अब कैसी है तेरी बहू? हो गया जितना आराम करना था, अब उसे काम पर लगा दे। वैसे दीदी, आपकी बहू कहाँ है? प्रीति की आवाज नहीं आती आजकल। वही तो, कैसे आवाज सुनाई देगी? वो तो MBA कर रही है ना, कॉलेज जाती है पढ़ने के लिए। अच्छा, तो सुबह खाना तो बनाकर जाती होगी। अरे नहीं नहीं शोभा, 8 बजे तो उसके कॉलेज शुरू होते हैं, खाना कहाँ से बनाएगी? हम सब तो सुबह सुबह कॉर्नफ्लेक्स खा लेते हैं, बाकी मैं देख लेती हूँ। अब हाथ पैर खुद ही चलाने होंगे ना। इस उम्र में अगर काम छोड़ दिया और बैठ गए, फिर तो हड्डियाँ जाम हो जाएंगी। अपनी बहू को सारी आज़ादी देने के बाद आप मुझे मेरी बहू पर ज्यादती करने को सिखा रही थी दीदी। ऐसी उम्मीद नहीं की थी मैंने आपसे। मेरी रुचि रसोई को अपना मानकर काम करती रही, फिर भी आपने उसके लिए मेरे मन में शक पैदा किया। कितना सताया मैंने उस बच्ची को, पर अब नहीं। शोभा रेणुका का नंबर ब्लॉक करती है और सीधा अपने घर पहुंचती है। तुझसे बहुत ज्यादा काम करवाया ना बहू, लगता है उसी कारण तेरी तबीयत बिगड़ी है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, अब मुझे ठीक लग रहा है। और वैसे भी जिस हिसाब से कमला खाना बना रही है, मैंने किचन नहीं संभाला तो आप सब आधे वजन की हो जाएंगे। अब से तू अकेले रसोई नहीं संभालेगी,
मैं भी तेरे साथ काम करूंगी, और ये प्रिया भी। जैसे ही शोभा दुनिया की ओर नजर घुमाती है, उसे समझ में आ जाता है कि उसकी बहू तो हीरा है हीरा। रुचि का आइडिया काम आ जाता है और उसका ससुराल खुशहाल हो जाता है। सविता के घर में काफी साज सज्जा थी, लेकिन उस साज सज्जा के साथ सभी लोगों की आंखों में आंसू भी थे, क्योंकि सविता की बेटी रीतू की आज विदाई थी। रीतू सभी से गले लगकर रो रही थी। तभी रीतू की भाभी नंदिनी उसको गले लगाती है और अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, नाना जी, आज से आपका घर परिवार सब कुछ आपका ससुराल है, इसलिए वहां अच्छे से रहना, क्योंकि जब लड़की की विदाई हो जाती है तो लड़की अपने मायके की नहीं रहती। नंदिनी की बात सुनकर रीतू और जोर से रोने लगती है। इस तरह कुछ देर बाद रीतू की विदाई हो जाती है। रीतू की विदाई के बाद घर पूरा खाली खाली हो जाता है। सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। घर को शांत देख सविता अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, देखो तो बहू, घर कितना सूना सूना लग रहा है। हमारी ऋतु इस घर में रहती थी तो इस घर में कितनी चहल पहल रहती थी, लेकिन आज ये घर कितना सूना लग रहा है। लेकिन माँ जी, हम कर भी क्या सकते हैं, लड़की को एक न एक दिन अपना मायका छोड़कर अपने घर जाना ही पड़ता है। अब जैसे आप अपने मायके को छोड़कर यहाँ आई, मैं आई, ठीक वैसे भी ननद जी को भी अपने घर जाना ही था। हाँ बहू, तो बिल्कुल सही कह रही है। बस भगवान करे मेरी बेटी वहाँ खुशी से रहे। इतना बोलकर सविता वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सविता अपना फेवरेट सीरियल देख रही थी। तभी वो अपनी बेटी का नाम पुकारते हुए कहती है, अरे रितु, एक गिलास पानी तो ले आना। सविता की आवाज सुनकर नंदिनी अपनी सास के लिए पानी लाती है और उसके हाथ में थमा देती है और अपनी सास को याद दिलाते हुए कहती है, माँ जी, आप भूल गई क्या कि ननद जी की विदाई हो चुकी है, उनकी शादी हो चुकी है। अब वो अपने ससुराल में है, ना कि हमारे पास। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। खैर कोई बात नहीं, बेटी थी ना तो ज़्यादा लगाव था, इसलिए बार बार भूल जाती हूँ कि अब वो अपने ससुराल में है। तो क्या हो गया माँ जी, अगर आपकी एक बेटी गई है? अरे आपकी बहू यानी मैं भी तो आपकी बेटी की समान ही हूँ ना। हाँ बहू, वो तो है ही, अब तू तो है ही, पर क्या करूँ, अपनी बेटी के बिना ना मैं एक पल नहीं रहती थी, पर अब तो जैसे तैसे रहना ही पड़ेगा उसके बिना। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन नंदिनी ऑफिस के लिए तैयार होने लगती है और वो घर से जाने लगती है कि तभी सविता के पास रीतू का फोन आता है। सविता अपनी बेटी से बात नहीं कर पाती, इसलिए वो नंदिनी को रोकते हुए कहती है, अरे बहू, तू ऑफिस जा रही है ना, तो ऑफिस जाने से पहले 5 मिनट के लिए मुझे ऋतु से बात करने दे, मेरा फोन बंद हो गया है। पर माँ जी, मैं ऑलरेडी 5 मिनट लेट हूँ और अगर लेट हुई ना तो मेरा हाफ डे लग जाएगा। मैं शाम को आकर आपकी बात करवाती हूँ। और फोन ऑफ ही तो हुआ है ना, 5 मिनट चार्ज पे लगा दो, ऑन हो जाएगा। अरे जानती हूँ बहू, पर अभी मेरा ऋतु से बात करना बहुत जरूरी है। वैसे भी तो तू लेट हो ही गई है ना, अब जब हाफ डे लग ही रहा है तो हाफ डे में ही चली जाना। मेरी बच्ची रो रही थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अभी शादी को कुछ ही दिन हुआ है और अभी से मेरी बेटी के साथ ऐसा बुरा सलूक हो रहा है। क्या ननद जी रो रही थी? ऐसा क्या हो गया उसके साथ? मैं अभी फोन करती हूँ, आप पहले बात कर लीजिए। जब नंदिनी को पता चलता है कि ऋतु रो रही थी तो उसे भी लगता है कि शायद कोई बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए वो ऑफिस ना जाकर सबसे पहले अपनी ननद को फोन करती है और उसकी बात अपनी सास से करवाती है। ऋतु, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? माँ जी ने मुझे बताया तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है क्या? अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो मुझे बता दो। अरे बहू, तो पहले मेरी बात करा तो बाद में ऋतु से बात करना। इतना बोलकर सविता नंदिनी के हाथ से फोन छीन लेती है और अपनी बेटी से बात करती है। बात करने के बाद नंदिनी को पता चलता है कि ऋतु के ससुराल में उसके कुछ रिश्तेदार आए थे और घर का सारा काम अकेली ऋतु को करना पड़ा, इसलिए वो इतना फूट फूट कर रो रही थी। जब नंदिनी को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, पर अफसोस वो कुछ नहीं कर पाती, इसलिए वो अपनी सास के हाथों से फोन छीन कर अपनी ननद से कहती है, ऋतु, तुम इतनी छोटी सी बात पर रो रही हो?
अरे हमारे घर में भी तो रोज मेहमान आते हैं, मैं भी तो घर में काम करती हूँ, पर मैंने कभी इतनी छोटी सी बात के लिए अपने मायके फोन नहीं घुमाया। तुम्हें पता है माँ जी और मैं कितना डर गए थे। तुम्हारी वजह से आज मैं ऑफिस भी नहीं गई, अब मैं हाफ डे में जा रही हूँ। हाँ भाभी, आप तो ऐसे ही बोलोगी ना, आपको कुछ करना जो नहीं पड़ा। अगर आप मेरी जगह होती ना तो अभी आप भी रो ही रही होती। और आपकी किस्मत ना बहुत अच्छी है जो आपको इतना अच्छा ससुराल मिला। इतना बोलकर रितु अपनी भाभी से नाराज हो जाती है और फोन रख देती है। नंदिनी भी लेट हो रही थी, इसलिए वो दोबारा फोन नहीं करती और चुपचाप ऑफिस के लिए चली जाती है। अब इसी तरह आए दिन रितु अपने मायके फोन करती और अपने ससुराल वालों की बुराई। माँ, मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आती है। सही कहते हैं लोग, सास ना आखिर सास ही होती है। अरे अरे बेटा, अब क्या हुआ, क्यों रो रही है तू? अरे तू जब से ससुराल गई है ना, ऐसा एक दिन नहीं गुजरा जिस दिन तूने रो कर मुझे फोन ना किया हो। माँ, अब तो किस्मत में रोना ही लिखा है, और जब किस्मत में ही रोना लिखा हो तो मैं आपको खुश नजर कैसे आऊंगी? मुझे तो लगता है इन्होंने मुझे बहू नहीं बल्कि नौकर समझ रखा है। आज ना फिर मेरी सास की तबीयत खराब हो गई। घर का सारा काम करके मैं उस बुढ़िया को अस्पताल ले गई और अस्पताल से लाकर उसकी सेवा करी। माँ, मैं इतना थक गई हूँ, इसीलिए मैंने अपनी सास से कहा आज बाहर का खाना खा लेते हैं, मंगवा ले क्या? अरे तो उस पर तो मेरी सास मुझे ताने देने लगी। हाय मेरी फूल सी बच्ची को कितना काम करना पड़ता है ससुराल में। पर रितु बेटा, तू अपने घर की इकलौती बहू है। अब तू अपनी सास को और घर को नहीं देखेगी तो कौन देखेगा, है ना बेटा? कुछ दिन की बात है, बर्दाश्त कर ले। माँ, तुमसे दूर क्या हुई मैं? तुम तो अपनी बेटी को ही भूल गई। तुम तो बिल्कुल भाभी की जुबान बोल रही हो। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। सविता बस रितु को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर रितु तो अपनी माँ की बात से ही नाराज हो जाती है और फोन रख देती है। उस दिन के बाद फिर रितु अपनी माँ को फोन नहीं करती। एक हफ्ता बीत जाता है और अब तक रितु का कोई फोन मैसेज नहीं आया था, जिस वजह से सविता परेशान होने लगती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, तेरे पास रितु का कोई फोन या मैसेज आया क्या? कहाँ माँ जी, उस दिन के बाद से ननद जी ने तो मुझसे बात करना ही छोड़ दिया। मैं अगर उन्हें फ़ोन या मैसेज भी कर देती हूँ तो कोई जवाब नहीं देती। वैसे आप मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं? आपकी ननद जी से बात नहीं हुई क्या? हाँ बहू, एक हफ्ता हो गया, पर रितु ने मुझे कोई फ़ोन मैसेज भी नहीं किया, और जब मैं करती हूँ तो हमेशा बिजी हूँ कहकर फ़ोन रख देती है। लगता है मेरी बेटी अब तक मुझसे नाराज़ है। माँ जी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सच में ननद जी बिजी हो। आखिर इतने बड़े घर की बहू जो है, अरे कितनी सारी जिम्मेदारियां होगी उन पर। और मुझे तो खुशी है कि अब उन्होंने मायके में दखल अंदाजी देना कम कर दिया। भगवान करे वो इसी तरह से अपने ससुराल को संभाले। कुछ दिनों से रितु का फोन नहीं आता, जिस वजह से नंदिनी को लगता है कि उसकी ननद के ससुराल में सब कुछ ठीक है। इसलिए वो ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टियां ले लेती है और अपने परिवार के साथ बाहर जाने की प्लानिंग करती है। और रात को जब पूरा परिवार खाने के टेबल पर इकट्ठा होता है तो नंदिनी अपने पति और सास से कहती है, बहुत दिन हो गए हम सब कहीं बाहर नहीं गए। मैंने ऑफिस से 3-4 दिन की छुट्टियां ले ली है, क्यों ना हम कहीं बाहर घूम कर आए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो नंदिनी, मेरी भी 3-4 दिन की ऑफिस की छुट्टी है, और वैसे भी जब से रितु की शादी हुई है तब से सब बिजी ही चल रहे हैं। थोड़ा माइंड फ्रेश करके आते हैं, क्यों माँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब तो बाहर चले जाएंगे, पर मुझे तो अपनी बेटी की फिक्र हो रही है। 15 दिन हो गए आज, पर अब तक मेरी उससे बात नहीं हुई। पता नहीं उसके ससुराल में सब ठीक है भी या नहीं। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है बेटा, मैं क्या करूं? अच्छा, मैं ये सोच रही थी क्यों ना हम रितु को भी अपने साथ कहीं बाहर ले जाए। वैसे भी ना वो बड़ी परेशान रहती है, बाहर से घूम कर आएगी तो उसका दिमाग भी ठीक हो जाएगा। अरे पर माँ, अब रितु की शादी हो चुकी है, हम उसे ऐसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। हमें पहले उसके ससुराल वालों से बात करनी होगी। हाँ तो कर लेना, वैसे भी कितने दिन हो गए मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा, और उसके ससुराल वालों से बात करने पर हमें यह भी पता चल जाएगा कि हमारी बेटी अपने ससुराल में सुखी है या नहीं। ठीक है माँ, अगर आप इतना जिद कर रही हैं तो मैं कल बात कर लूँगा।
फिलहाल मेरा खाना हो गया है, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना बोलकर राहुल सोने के लिए चला जाता है, पर सविता की आंखों में तो नींद ही नहीं थी। अगली सुबह होते ही सविता बड़ी परेशान रहती है और घर में इधर से उधर घूम रही होती है। अपनी सास को इस तरह बेचैन होकर घर में घूमता देख नंदिनी अपनी सास से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी परेशान लग रही हैं। हाँ बहू, क्या बताऊँ, सुबह से ना मेरा जी बहुत घबरा रहा है। रात को मैंने बहुत बुरा सपना देखा। सपने में देखा मेरी बेटी जरा भी खुश नहीं है अपने ससुराल में। मुझे तो बस उसी की फिक्र सताती रहती है। सविता ये सब कुछ बोल रही थी कि तभी घर की डोरबेल बजती है और नंदिनी दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही अपनी ननद को देखकर नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी ननद खाली हाथ नहीं आई थी, बल्कि अपना सारा सामान लेकर आई थी। अरे ननद जी, आप वो भी इतने सुबह सुबह अपने सामान के साथ? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? बहू, मैं तो तुझे कह रही थी ना कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। सुबह से मेरा मन कितना बेचैन था, और मैंने तो कल रात को भी बहुत बुरा सपना देखा था। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू इस तरह यहाँ क्यों आ गई? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? माँ, अगर सब ठीक होता तो क्या मैं अपना सामान लेकर यहाँ होती? मैं परेशान हो गई हूँ अपने ससुराल वालों से, इसीलिए तो यहाँ आ गई हूँ। और आप लोग भी मुझे अंदर बुलाने के बजाय दरवाजे पर ही मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है ननद जी, हम सब ना बस थोड़े हैरान हो गए थे। आप अंदर आकर बताओ ना आखिर हुआ क्या है, जब तक मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अब जैसे ही नंदिनी पानी लेने के लिए अंदर जाती है, वैसे ही रितु अपने ससुराल वालों की बुराई अपनी माँ के सामने करने लगती है। माँ, भाभी को कुछ मत बताना, वरना वो मेरी ही गलतियाँ ढूंढने लगेगी। पर मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे ससुराल वाले ना बहुत गंदे हैं। सारा दिन मुझसे घर का काम करवाते हैं, साथ ही साथ अपनी सेवा भी। और अगर काम में कोई गलती हो जाए तो 4 बातें ऐसे सुनाते हैं जैसे कि मुझे महीने की तनख्वाह पर रखा हो। और मेरा पति, वो भी वैसा ही है। मैं ना सबसे ज़्यादा परेशान तो अपने पति से हूँ। मैं समझ रही हूँ बेटा, तू अपने ससुराल में परेशान है, पर ये तेरा फैसला मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मेरी माँ, तो तू अभी वापस चली जा। माँ, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आई हूँ। अब मैं यहीं रहूँगी तब तक जब तक मेरे ससुराल वालों की अकल ठिकाने ना आ जाए और वो लोग मुझसे माफ़ी ना मांग ले। रितु अपनी माँ को सारी बात बता रही थी कि वो सारी बातें सुनती हुई नंदिनी वहाँ आती है और एक भाभी होने के नाते अपनी ननद को समझाने की कोशिश करती है। देखो रितु, मैं नहीं जानती तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, पर अभी तक तुमने जो भी माँ जी को बताया उसमें मुझे कुछ गलत नज़र नहीं आया। तुम अपने ससुराल की इकलौती बहू हो, तुम्हारे ऊपर अपने ससुराल के और घर की जिम्मेदारी है। अगर तुम अपने सास ससुर पति और घर को नहीं देखोगी तो और कौन देखेगा? इसलिए नाराजगी छोड़ो और घर वापस चली जाओ। देख रही हो माँ तुम, मैंने कहा था ना तुमसे, भाभी मेरी ही गलतियाँ निकालेंगी। इनके पास और काम ही क्या है, सारा दिन ऑफिस में बैठना और दूसरा मेरी गलतियाँ निकालना। घर में इतनी सारी बातें हो रही थी कि तभी राहुल तैयार होकर नीचे आता है और अपनी बहन को देखकर हैरान हो जाता है। अरे रितु, यहाँ? वो भी अचानक? मैं तो आज तेरे ही घर आने वाला था, तूने तो आकर मुझे ही सरप्राइज दे दिया। माँ, तुमने रात को ही बात कर ली क्या? किसी ने किसी से कोई बात नहीं करी। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ और मैं अब यहीं रहूँगी। मैं परेशान हो चुकी हूँ अपने ससुराल वालों की रोज़ के कलेश से। ये सब मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। इतना बोलकर रितु अपना सामान लेकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और राहुल नंदिनी से सवाल करता है। अब नंदिनी सारी बात राहुल को बताती है, पर राहुल इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप ऑफिस के लिए चला जाता है और रितु की वजह से बेचारी नंदिनी का प्लान भी कैंसिल हो जाता है। पर रितु के आने से नंदिनी के सर पर एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जैसे ही नंदिनी को सैलरी मिलती है, वैसे ही रितु नंदिनी से कहती है, भाभी आप तो खुश नसीब है जो आपको इतना अच्छा ससुराल और मेरे भैया मिले जो आपको इतना प्यार करते हैं। एक मेरे ससुराल में मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने देते, नौकरी तो दूर की बात है। और मेरा पति मेरे हाथ में 1 रुपया तक नहीं देता कि मैं कुछ सामान ले सकूं।
आप मानेंगे नहीं, जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से मैंने कुछ नहीं खरीदा। आज तो दिल कर रहा है शॉपिंग करने का। हाँ हाँ रितु, क्यों नहीं। वैसे भी मैं घर का सामान लेने के लिए बाहर जा रही थी, तुम भी साथ चलो, तुम्हें जो लेना हो ले लेना। नंदिनी रितु को मना नहीं कर पाती और रितु जानबूझकर फिजूल की खर्ची करती है। ये देखकर नंदिनी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सविता की तबीयत खराब हो जाती है। अब अकेली नंदिनी घर, ऑफिस और अपनी सास सब कुछ संभाल रही होती है और ऊपर से रितु अपनी ही भाभी को भला बुरा कहती और उसके कामों में गलतियां निकालती। क्या भाभी, आपसे 4 लोगों का परिवार नहीं संभल रहा? पता नहीं आप अच्छे लोगों का परिवार कैसे संभालोगे। आपको पता नहीं, मेरे पति का खुद का बिजनेस है। उन्होंने तो कारखाने के एम्प्लॉय अपने पास रख रखे हैं। मुझे तो उनका भी काम देखना पड़ता था। सोचो, मैं अकेली नन्ही सी जान कितना सब कुछ करती थी। और एक आपको देख लो, मुझे और माँ को खाना देकर भी नहीं जाती, बस खाना बनाकर हम पर एहसान करके चली जाती हो। ननद जी, फिर तो आपका मेरा एहसान मंद होना चाहिए, क्योंकि आप तो मुझ पर यह एहसान भी नहीं करती। मैं ऑफिस जाती हूँ पर फिर भी घर का सारा काम करके जाती हूँ। आप घर में रहती हो और कुछ नहीं करती, बस पूरा दिन अपने ससुराल वालों की बुराई करती हो, जबकि आपको ससुराल से यहाँ आए 4 महीने हो चुके हैं और आपका खर्चा भी मैं ही उठा रही हूँ। माँ, देख रही हो ना, आखिर आज भाभी की जुबान पर उनके दिल की बात आई गई। भाभी मुझे बोझ कह रही है। माँ, क्या मैं इस घर के लिए बोझ हूँ? बहू, ये सब तो क्या कह रही है? मेरे बेटे से जुबान संभाल कर बात कर। सब कुछ पता होने के बाद भी सविता अपनी बेटी को कुछ ना कहकर अपनी बहू को खरी खोटी सुनाती है और नंदिनी को अपनी सास की बात का बहुत बुरा लगता है। अब वो सारी बात अपने पति को बताती है, पर राहुल भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। यार देखो, ये तुम्हारे और रितु के बीच का मामला है, इसमें प्लीज मुझे मत इन्वॉल्व करो। कैसे भाई हो तुम? तुम्हारी बहन इतनी बड़ी गलती कर रही है और तुम कह रहे हो कि मुझे इन बातों में इन्वॉल्व मत करो। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना मत करो, अब मैं ही कुछ करूंगी। नंदिनी अब समझ चुकी थी कि रितु यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली और वो अपने हाथों से अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसलिए अब वो दूसरा रास्ता अपनाती है और अगली सुबह अपनी ननद से माफ़ी मांगती है और उसे समझाते हुए कहती है, नाना जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने कल आपसे जो कुछ कहा उसके लिए, पर सच में मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। पर भाभी, दिल तो आपने मेरा दुखाया है। एक औरत होकर आप ऐसा कैसे बोल सकती हो? सोचो, अगर आपकी भाभी आपको बोझ बताएगी तो कैसा लगेगा? जानती हूँ नाना जी, इसीलिए तो मैं अपने मायके ही नहीं जाती। और तो और मुझे डर भी लगता है कि अगर मैं अपने मायके जाकर बैठ गई तो कहीं मेरा ससुराल और मेरे पति को कोई मुझसे छीन ना ले। आपको यहाँ आए भी 4 महीने से ऊपर हो गए, अब आपको ना खुद चले जाना चाहिए। आप खुद सोचो, आपके पति ने और ससुराल वालों ने एक बार भी आपको फ़ोन नहीं किया और ना ही आपको लेने के लिए यहाँ आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दूसरी शादी की सोच रहे हैं? अगर ऐसा हुआ ना तो जिंदगी आपकी ही बर्बाद हो जाएगी। मेरी मानो तो लड़ झगड़ कर अपना हक हिस्सा लो और अपने पति के साथ रहो, वरना ऐसा ना हो कि देर हो जाए और आप हाथ मलती रह जाओ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, मुझे ना अभी इसी वक्त जाना होगा। वैसे भी मुझे अब अपने पति पर विश्वास नहीं है। जिस तरह वो लड़कियों से बात करता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी सातन उठाकर ले आए एक दिन। रितु अपनी भाभी की बातों में आ जाती है। अब रितु को भी एहसास होने लगता है और डर लगता है कि कहीं उसका पति उसे छोड़ ना दे। इसलिए अब बिना कोई देरी करे वो अपना सामान पैक करती है और अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ वो एक अच्छी बहू बनकर दिखाती है और अपने घर को संभालती है, बस इस डर से कि कहीं कोई उसकी जगह ना ले ले।